सही बच्चों को नमस्कार। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रे ऑप्टिक्स के अंदर एक्चुअली रे ऑप्टिक्स ख़त्म कर लिया था उससे पहले वाली क्लास में ही, और लास्ट वाली क्लास में कुछ क्वेश्चंस देख के हम लोगों ने रे ऑप्टिक्स को निपटाया था। ऐसा नहीं है कि हम इसके ऊपर और क्वेश्चंस नहीं करने वाले हैं। रुको ज़रा, सब्र करो यार। लेकिन हाँ, पहले हम लोग थोड़ा सा चैप्टर वेप्टर थोड़ा सा आगे बढ़ा ले, मतलब कि थोड़ा सिलेबस पहले कर लें, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे आप में से जिन्होंने अभी तक सिलेबस भी नहीं किया होगा। तो पहले एक बार सिलेबस कर लेते हैं, फिर और क्वेश्चंस एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम डेज में हम लोग कर लेंगे। बच्चों टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। लेकिन आज जो हम लोग शुरू कर रहे हैं वो है हमारे पास वेव ऑप्टिक्स। अब रे ऑप्टिक्स के जस्ट बाद हमें ये चैप्टर शुरू करना होता है। ये दोनों ही ऑप्टिक्स के पार्ट हैं, वो हम पहले भी बात कर चुके हैं। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है बच्चों वो ये है कि जब हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो हमारे दिमाग में एक थॉट क्लियर होना चाहिए। क्या थॉट क्लियर होना चाहिए, सबसे पहले बात समझें यार। देखो, सिंपल सी बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल की बात नहीं है। मतलब डिटेल की है लेकिन हमें उतने डिटेल में जाना नहीं है। सिंपल सी बात क्या है, हमारे पास जो लाइट होती है उसके पास दो नेचर होते हैं, है ना। हम बात कर चुके हैं, एक होता है वेव नेचर और एक होता है पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर के बिहाफ पे हम लोगों ने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, TIR वो सब पढ़ा। लेकिन लाइट के पास एक और नेचर भी है जिसे बोला जाता है वेव नेचर। अब जो ये वेव नेचर होता है ये क्या होता है वो हम इस पूरे चैप्टर में देखेंगे। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि वेव नेचर को थोड़ा सा आसपास की लाइफ में ऑब्जर्व करना इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि वेव नेचर को फील तो किया जा ही नहीं सकता। मतलब किया जा सकता है बट नॉर्मली देखा डेली लाइफ में वेव, जैसे मैं आपको बोलूँ कि लाइट गई, हमने लेज़र मारी और लेज़र रिफ्लेक्ट हो गई, बहुत सिंपल सी बात थी, है ना। या फिर हो सकता है आपको भी इस बोर्ड के नीचे नीचे इतने वाले हिस्से में एक लाइट दिख रही थोड़ी ज़्यादा, क्योंकि वो यहाँ पे एक लाइट लगी हुई है इंसान को गोरा करने के लिए, तो वो लाइट यहाँ पे भी गिर रही होगी, तो वो रिफ्लेक्शन है। वो हम बेसिक डेली लाइफ में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ये सब देखते हैं। लेकिन जो वेव नेचर है ना, उसको दिखाने के लिए हमें कुछ चीज़ें पढ़नी है इस चैप्टर में, जो कि मेनली दो है। एक है इंटरफेरेंस और एक है डिफ्रैक्शन। और वो दोनों ही चीज़ें हमें डेली लाइफ में ऐसे रोज़मर्रा के जीवन में या तो दिखती नहीं है या फिर बहुत रेयरली दिखती है, और हम में से बहुत लोगों ने नोटिस भी नहीं किया है कभी, जो कि हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। बट ये बात ध्यान रखिएगा कि लाइट के पास वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल भी होता है। लेकिन पहले के टाइम पे न्यूटन जी ने माना था कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर है। फिर हाइगन्स जी आए जो कि इस चैप्टर में आएंगे, उनका ये मानना था कि लाइट के पास वेव नेचर है। फिर डी ब्रॉगली जी आएंगे अगले चैप्टर में जिसका नाम होगा डुअल नेचर। वहाँ पे बात होगी कि यार प्रैक्टिकली लाइट के पास दोनों नेचर हैं, वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है, उसको डुअल नेचर बोलेंगे। लेकिन आज हम शुरू करते हैं वेव ऑप्टिक्स। आसान भाषा में कहें, इस चैप्टर में हम लाइट के वेव नेचर के बारे में बातें करेंगे बच्चों। डन, ठीक है जी। सबसे पहला टॉपिक आज का आता है हमारे पास वेव फ्रंट्स। क्या देखो, अगर लाइट चल रही है वेव की फॉर्म में, तो अब आपको लाइट को किसी और तरीके से भी इमेजिन करते रहना है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल हमारे पास मान लेते हैं, व्हाट इज दिस, हमारे पास बच्चों मान लेते हैं कि एक लाइट का सोर्स है, ये रहा, ये एक सोर्स है, ठीक है ना। बल्ब मान लो, कुछ भी मान लो, ये लाइट का सोर्स है। अगर मैं आपको भी बोलूं कि यार इसमें से लाइट निकालो, तो आप बोलोगे ठीक है यार कि लाइट निकलेगी, यहाँ से ऐसे जाएगी, यहाँ से ऐसे जाएगी, यहाँ से ऐसे जाएगी, यहाँ से ऐसे जाएगी, और इससे क्या निकलेगी, लाइट निकलेगी, है ना भाई। बहुत सिंपल सी बात है, इससे लाइट निकलेगी, हर डायरेक्शन में लाइट जाएगी। लेकिन इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि लाइट के पास कौन सा नेचर है, लाइट के पास कौन सा बिहेवियर है बच्चों। तो आंसर है वेव। और अगर लाइट के पास वेव बिहेवियर है तो ऐसा हम कुछ इमेजिन कर सकते हैं कि इसमें से बहुत सारी वेव्स निकलेंगी एक्चुअली में, है ना। इसमें से बहुत सारी वेव्स निकलेंगी बच्चों, इसमें से बहुत सारी वेव्स निकले। क्या बात है बच्चों, क्या मैंने रंगोली बना दिया है। लेकिन ये लाइट का जो सोर्स है इसमें से वेव निकलेंगे, यानी आज के बाद जब तक एटलीस्ट इस चैप्टर में है, हमें वैसे तो ठीक है लाइट स्ट्रेट लाइन में जाती है, स्ट्रेट लाइन में, लेकिन हमें उसमें कौन सा नेचर पढ़ना है, वेव नेचर। तो हम ये मान के चलेंगे कि लाइट वेव की फॉर्म में चल रही है और ऐसे वेव्स करके बाहर निकलेंगी। तो सबसे पहली बात तो आप ये क्लियर कर लें, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर मेरे पास यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट है और वो रिलीज कर रहा है अलग अलग डायरेक्शन में क्या, वेव्स यानी कि लाइट, तो इन दैट केस
एक ऐसा पॉइंट यहाँ पे होगा जहाँ पे वेव चलते चलते एक फेज पे आएगी विच इज 2 पाई। यार देखो, अगर आपको वेव के पॉइंट्स, बेसिक पॉइंट्स नहीं पता है तो आपको पहले 11th क्लास में वेव चैप्टर हमने पढ़ा था, उसको पढ़ना होगा कि भैया लाइट जब एक वेव होती है उसके पास एम्पलीट्यूड होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, टाइम पीरियड होता है, एंगुलर वेलोसिटी होती है, लीनियर वेलोसिटी होती है, वेव नंबर होता है, एंगुलर वेव नंबर होता है। अगर ये टर्मोलॉजीज, ये टर्म्स आपको नहीं पता है तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी आप इस वीडियो को रोक दें और पहले 11th वाला टॉपिक एक बार रिवाइज कर ले, क्योंकि वो सारे टॉपिक्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं। अगर हमारे पास टाइम ज़्यादा होता तो मैं वो टॉपिक्स आपको पहले रिवाइज करवा देता, बट फिलहाल ये चैनल थोड़ा सा हमने लेट शुरू किया है और हमें सिलेबस भी ख़त्म करवाना है आप लोगों का, तो इसीलिए अभी हम इसको इस तरीके से बात नहीं करते हुए हम यहाँ बात करेंगे बच्चों कि आपको फ़िलहाल यहाँ पे इमेजिन करना है कि भाई लाइट वेव की फॉर्म में चल रही है और वेव्स के सारे बेसिक कैरेक्टर्स आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास आया बच्चों एक लाइट का सोर्स और इसने यहाँ से वेव निकालना शुरू किया, इसने यहाँ से वेव निकालना शुरू किया, यहाँ से वेव निकालना शुरू किया, यहाँ से वेव निकालना शुरू किया। अब जब ये वेव्स निकाल रहा है डायरेक्शन में तो एक पर्टिकुलर पॉइंट है ये वाला जहाँ पे इसका जो फेज है ये है 2 पाई। ऐसे यहाँ पे भी एक पॉइंट होगा जहाँ पे फेज होगा 2 पाई, यहाँ पे भी एक पॉइंट होगा जहाँ पे फेज होगा 2 पाई और यहाँ पे भी एक पॉइंट होगा जहाँ पे फेज होगा 2 पाई। यार वेव जब चलती है तो कहीं ना कहीं तो सेम फेज आएगा ही ना, तो यहाँ पे वो पॉइंट आ गया 2 पाई, यहाँ पे वो आ गया 2 पाई 2 पाई। ऐसे करते करते हर एक पॉइंट जहाँ पे फेज 2 पाई है अगर मैं उसको जोड़ दूँ तो मुझे एक सरफेस मिल जाएगा। ये एक पॉइंट सोर्स है, वेव चली, एक फेज डिफरेंस आया 2 पाई 2 पाई, ऐसे करके एक स्फीयर बनेगा ना, क्योंकि भैया ये एक लाइट का सोर्स है तो यहाँ पे भी 2 पाई, यहाँ पे भी 2 पाई, एक सर्टन पॉइंट पे हर जगह पे 2 पाई मिलेगा मुझे एक सरफेस पे। तो वो सारे पॉइंट्स को मिला के जो सरफेस बनेगा, जो शेप बनेगी, जो ज्योमेट्रिकल शेप बनेगी, दैट इज नोन एज वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या है? वेव फ्रंट उन सारे पॉइंट का लोकस है, उन सारे पॉइंट का इंटीग्रेशन है, उन सारे पॉइंट्स को इकट्ठा करके जो सरफेस बनता है उसको वेव फ्रंट बोलते हैं। कौन से पॉइंट्स को? जहां पे जो वेव है वो सेम फेज में ऑसिलेट कर रही होती है, यानी उस सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे चला जाऊं, मैंने बोला ये 2 पाई है, ये 2 पाई है, इन सबको मिलाया तो, लेकिन ये पॉइंट पे भी 2 पाई होगा, यानी किसी भी पॉइंट पे चला जाऊं जो वेव है उसका जो फेज मिलेगा मुझे वो कितना मिलेगा? सेम मिलेगा। अच्छा, ऐसे थोड़ा आगे बढ़ूं तो मुझे यहाँ पे हो सकता है क्या मिल जाए, लेट्स से 3 पाई या 2 पाई और 3 पाई के बीच में लेट्स से 5 पाई बाय 2। मान लो यहाँ पे है 5 पाई बाय 2, इस पॉइंट पे भी कितना है 5 पाई बाय 2, इस पॉइंट पे भी कितना है 5 पाई बाय 2 और यहाँ पे भी कितना है, यानी कहने का मतलब है हर जगह यहाँ पे फेज कितना 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 है 5 पाई बाय 2, यानी हर जगह पे जो हमें फेज मिल रहा है वो सेम मिल रहा है, विच इज 5 बाय 2 पाई, विच इज 5 पाई बाय 2। डन। मेरे हिसाब से आप समझें कि वेव फ्रंट्स क्या हैं? ऐसे पॉइंट्स का इंटीग्रेशन, ऐसे पॉइंट्स को मिला दो जहां पे फेज सेम हो, उन सब को मिला के जो सरफेस बनेगा दैट सरफेस इज कॉल्ड वेव फ्रंट। उस सरफेस को हम लोग कहेंगे बच्चों वेव फ्रंट। दैट पर्टिकुलर सरफेस इज कॉल्ड वेव फ्रंट, है ना। अब जैसे एक और एग्जांपल ले हम, मान लो, ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं यहां से एक बहुत सारी लाइट रेज निकल रही हैं ऐसे करके। अभी हम सबके लिए ना बात करेंगे, यहाँ पे अलग अलग वेव फ्रंट्स बनाएंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि मान लो बहुत सारी लाइट ऐसे निकल रही है। अब यहां से लाइट निकली, कोई लाइट का सोर्स है मान लो, और यहां से लाइट रे निकली और वहां जा रही है, तो यहाँ पे वेव चली कितने पे आई 2 पाई, यहाँ चली कितने पे आई 2 पाई, यहाँ चली कितने पे आई 2 पाई, यहाँ चले कितने पे आई 2 पाई। ये लाइट के बहुत सारे सोर्सेज हैं जो ऐसे एक ही सोर्स है मतलब, और बहुत सारे लाइट रेज निकाल रहा है। अब यहाँ पे भी 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई, तो इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं मिला दूं तो मुझे एक क्या मिलेगा? वेव फ्रंट। उसकी शेप क्या होगी आप समझे? यहाँ पे लाइट का सोर्स है, यहाँ से निकला 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई, तो ये यानी कि पूरा का पूरा ये वाला हिस्सा, ये तो लाइट का सोर्स है, यहाँ से आए 2 पाई, हर एक पॉइंट को अगर मिला दूंगा तो एक मुझे प्लेन शीट टाइप मिलेगी, पेपर टाइप मिलेगा, वो सारा का सारा वेव फ्रंट होगा, क्योंकि वहां पे कहीं पे भी घूम लूं मुझे कितना मिलने वाला है?
फेज डिफरेंस 2 पाई मिलने वाला है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चों ये बटन दब जाए मुझसे कोई, ये कीबोर्ड है, अब यहाँ पे एक लाइट का सोर्स आया तो इसके यहाँ पे भी 2 पाई 2 पाई 2 पाई। अब जो ये कीबोर्ड में सारी कीज हैं ये हर एक पॉइंट है ना, हर एक पॉइंट पे कहीं पे भी मैं कहीं किसी भी पॉइंट पे अगर मैं छूं टच करूं तो मुझे फेज कितना मिलेगा 2 पाई। यहाँ पे भी 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई, हर जगह मुझे 2 पाई मिलने वाला है क्योंकि ये वेव फ्रंट है ना। ऐसे ही ये लाइट का सोर्स था और उसके 2 पाई 2 पाई 2 पाई आगे गए। अच्छा आगे जाएंगे तो मानो 3 पाई। अब अगर ये वाला फेज, अगर ये वाला हमारे पास कौन है वेव फ्रंट 3 पाई वाला, तो हर एक पॉइंट पे मुझे फेज कितना मिलेगा 3 पाई। तो ये वेव फ्रंट 2 पाई तो हर जगह 2 पाई, ये 3 पाई तो हर जगह 3 पाई। एंड ऑब्वियसली बात है 2 पाई और 3 पाई के बीच में कितने वेव फ्रंट्स होंगे, आंसर है इनफाइनाइट यार। आप ऐसा मत समझो कि ये अगर वेव फ्रंट है 2 पाई वाला और यहाँ पे एक वेव फ्रंट है 3 पाई वाला, तो इसके बीच में क्या, अरे इस 2 पाई और 3 पाई के बीच में क्या क्या आता है, 2 पाई और 3 पाई के बीच में बहुत सारे नंबर आते हैं यार। 2.01 पाई, 2.02 पाई, इससे भी छोटा हो सकता है ऐसे यार, 2.001 पाई, 2.7, अरे कितने सारे नंबर है, मैं कर ही कह रहा हूँ ये भाई। 2 पाई और 3 पाई के बीच में तो बहुत सारे और फेल सकते हैं। तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव फ्रंट्स। बट वेव फ्रंट क्या है, देखो हम इस पर इतनी मेहनत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आप वेव फ्रंट नहीं समझे तो आज की क्लास या आगे आने वाली क्लास में से एक भी क्लास समझ नहीं आएगी। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक टॉपिक यही है। अगेन वेव फ्रंट क्या होता है, उन सारे पॉइंट्स को मिला के जो सरफेस बने जहाँ पे लाइट जो है या कोई और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं उसके पार्टिकल, उन्हें कहते हैं बच्चों हम लोग वेव फ्रंट। अब एक बार यहाँ पे अगर बात करें कि अ वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज द कॉन्टिन्यूस लोकस, मतलब कि भाई उन सारे पॉइंट्स को मिला दो कॉन्टिन्यूसली ऑफ ऑल सच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज एट एनी इंस्टेंट। यानी उन सारे पॉइंट्स को मिला दो, किन पॉइंट्स को, जहां पे पार्टिकल सेम फेज पे वाइब्रेट कर रहे हैं ऑसिलेट कर रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट अलग अलग शेप के हो सकते हैं। जैसे सबसे पहला आया स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट किसके लिए बनेंगे, फॉर पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, लाइट के पॉइंट सोर्स के लिए। जैसे कि यहां पे एक लाइट का हमारे पास एक सोर्स है, ये इसको हम एस नाम दे देते हैं। अब इसके लिए मैंने बताया था अभी, ये मैं मिटा दूंगा अभी, लेकिन हमने बताया था कि लाइट ऐसे 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 निकल रही है, तो यहाँ पे भी अगर डिफरेंस पाई है पाई है पाई है पाई है, सारे पाई को मिला देंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, एक वेव फ्रंट मिलेगा ना। तो वो वेव फ्रंट क्या कहलाया जाएगा, स्फेरिकल, क्योंकि उसकी शेप कैसी होगी, स्फेरिकल होगी। कहीं बच्चों को लगता है सर्कल है, नहीं यार ये पॉइंट सोर्स है तो ये सर्कल है, लेकिन इधर इधर हर जगह हर इक्वल रेडियस पे हमें फेस कितना मिलने वाला है, सेम। तो क्या ऐसा कहते हैं कि एक पॉइंट सोर्स के लिए जो वेव फ्रंट्स बनेंगे वो ऐसे होंगे। ये सर्कल नहीं है, ये बच्चों ध्यान रखना, ये सर्कल नहीं है, ये क्या है, ये स्फेरिकल हैं, यानी स्फेयर हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है जी। तो सर्कल शेप नहीं है, ये शेप कैसी शेप है बच्चों, स्फेरिकल शेप है। ये शेप कैसी है, स्फेरिकल, ठीक है। यानी कि अगर मैं रेडियस बढ़ाता चला जाऊं तो बस वो स्फेयर ही है, बस बढ़ता चला जाएगा। यानी पहला ये वेव फ्रंट आया, अब इसके बीच में तो बहुत सारे वेव फ्रंट्स होंगे, दूसरा ये वेव फ्रंट आ गया, तीसरा हमारे पास ये वेव फ्रंट आ गया। तो स्फेरिकल शेप के हमारे पास यहाँ पे क्या बनेंगे, वेव फ्रंट्स बनेंगे, ठीक है जी। इसके बाद सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कैसे बनेंगे, मान लो मेरे पास एक लीनियर सोर्स ऑफ लाइट है। इमेजिन करो मेरे पास एक वायर शेप है, एक वायर जैसी एक शेप की एक कोई लाइट का सोर्स है। एक ट्यूब लाइट समझ लो, एक ट्यूब लाइट होती है ना जो गोल है हर तरफ से, है ना, उस ट्यूब लाइट को यहाँ पे इमेजिन करो आप। तो ये ट्यूब लाइट कैसे लाइट रे निकाल रही होगी, इधर 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 इधर। यानी एक ट्यूब लाइट है, जैसे ये मैं मिटा दूंगा अभी, ये ट्यूब लाइट है। अब इस वाले पॉइंट से ऐसे ऐसे हर तरफ करके लाइट निकल रही होगी, इस वाले पॉइंट से हर तरफ से लाइट निकल रही होगी, इस वाले पॉइंट से भी हर तरफ से लाइट निकल रही होगी। मतलब अगर मैं ट्यूब लाइट, ये तो ट्यूब लाइट, अगर मैं ट्यूब लाइट को ऊपर से देखूं, अगर मैं
ट्यूबलाइट को ऊपर से देखूं तो लाइट रे ऐसे निकल रही होंगी उसमें से हर एक पॉइंट से। तो ट्यूबलाइट एक लीनियर सोर्स ऑफ लाइट है। तो हम सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स बना रहे हैं, और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स किसके लिए बनते हैं? तो आंसर है लीनियर सोर्स ऑफ लाइट। लाइट के जो भी लीनियर सोर्स होते हैं, लीनियर सोर्स से कहने का मतलब है ऐसे सोर्स जो कि कैसे होते हैं बच्चों? सीधे होते हैं, है ना। जैसे एक ट्यूबलाइट हो गई। एग्जाम्पल देने की जरूरत है क्या साथ साथ? अगर है तो भाई मैं लिखता रहता हूं यहाँ पे, जैसे कि फॉर पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट में एक बल्ब आ गया, एक एलईडी आ गई, है ना। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं किसकी? लीनियर सोर्स ऑफ लाइट में एक ट्यूबलाइट आ गई। क्योंकि देखो जब मन में हम ये बोलें चीजें तो हमारे कुछ तो इमेजिनेशन में आना चाहिए। तो भैया लीनियर सोर्स ऑफ लाइट मतलब कि एक ट्यूबलाइट मान लो, एक ट्यूबलाइट। अब एक ट्यूबलाइट के लिए जो लाइट होगी मैंने बताया वो ऐसे 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 हर जगह निकल रही होगी। तो क्या होगा? यहां से निकली π/2 π/2 π/2। अच्छा, एक लीनियर सोर्स और एक पॉइंट सोर्स में फर्क क्या है? पॉइंट सोर्स जो है वो लाइट को हर डायरेक्शन में एमर्ज आउट करता है, लेकिन लीनियर सोर्स का एक पॉइंट सिर्फ एक ही प्लेन में करता है। हर तरफ तो करता है लेकिन एक प्लेन में करता है, 3 डायमेंशन में नहीं, एक प्लेन में। ये भी एक प्लेन में, उसके नीचे वाला पॉइंट भी एक प्लेन में, उसके नीचे वाला पॉइंट भी एक प्लेन में, उसके नीचे वाला पॉइंट भी एक प्लेन में, है ना। जैसे कि भाई सर्कल एक प्लेन है, उसमें ऐसे करके ओरिजिनेट कर रहा है यूं, इसमें ऐसे कर रहा है। लेकिन एक पॉइंट सोर्स में क्या है? हर डायरेक्शन में लाइट रे जाती है, थ्री डायमेंशनल प्लेन में जाती है। अच्छा, अब अगर ऐसा है तो भाई इस पॉइंट के लिए इधर π/2 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 π/2, तो इस पॉइंट के लिए एक सर्कल वेव फ्रंट बनेगा। ध्यान सुनना, इस पॉइंट के लिए भी एक सर्कल वेव फ्रंट बनेगा, इस पॉइंट के लिए भी एक सर्कल, इस पॉइंट के लिए भी सर्कल, क्योंकि यहाँ भी π/2 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 π/2, और इस पॉइंट के लिए। अब अगर मैं इसके बीच में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। अब अगर मैं सारे सर्कल्स को आपस में जोड़ दूं तो बेटा बहुत सारे सर्कल्स को जोड़ के मुझे कौन सी शेप मिलेगी? आप समझ गए हैं? हमें मिलेगी एक सिलेंड्रिकल शेप। तो एक लीनियर सोर्स ऑफ लाइट के लिए ध्यान रखना है कि जो वेव फ्रंट्स होते हैं वो सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। यानी मान लो इस पे, ये वाले पे हमें फेज मिला π/2, और आगे जाएंगे तो मिल जाएगा π। तो इस वाले सिलेंडर के लिए, यानी इस वाले सिलेंड्रिकल सरफेस वेव फ्रंट के लिए π। ऐसे और आगे जाएंगे तो मिल गया हमें मान लो 3π/2, वो तो आप समझ ही रहे। और आगे जाएंगे तो मिल जाएगा कितना? 3π/2। तो लेकिन जो शेप होगी ये हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट है। एग्जाम में बेटा बनाने को आते हैं, ये ध्यान रखना, 1 नंबर के, है ना। सबसे ज्यादा क्या आता है बनाने को बताता हूँ। लेकिन ये लीनियर सोर्स ऑफ लाइट है और ये हमारे पास वेव फ्रंट्स आ गए, ये हमारे पास वेव फ्रंट्स आ गए। ऐसे ही ये तो हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट ही था और ये हमारे पास वेव फ्रंट्स हैं। ठीक है जी, डन। अब प्लेन वेव फ्रंट्स कब बनेंगे? मैंने बताया जब लाइट जो है वो पैरेलली जा रही होगी कहीं, है ना। अब यहाँ पे कोई सोर्स है और वो लाइट रे निकाल रहा है। जो सोर्स होगा वो भी आप समझ सकते हैं, एकदम प्लेन होगा, है ना, एकदम प्लेन होगा। जस्ट लाइक एक हमारा नोटबुक, ऐसा कोई सोर्स होगा जो जो एक ही डायरेक्शन में, या आप ऐसा कह लो कि एक मोबाइल फ़ोन, है ना। मोबाइल फ़ोन में छोटे छोटे मान लो बहुत सारी एलईडीज़ हैं, जिससे कि एक पूरा सोर्स बन गया और ऑन किया तो इससे एक पैरेलल लाइट निकलेगी, है ना। मैं अपने फ़ोन में अगर इसकी कोई वाइट स्क्रीन निकालता हूँ, उसमें कोई येलो कलर की स्क्रीन निकालता हूँ जो पूरी येलो है, पूरी वाइट है, पूरी रेड है, तो वो ऐसे करके यूनिफॉर्मली लाइट रे जो है वो फेंकेंगे। और इस केस में जो हमारे पास वेव फ्रंट्स बनेंगे उनकी शेप क्या होगी बच्चों? तो आंसर है प्लेन, जैसा कि अभी मैंने आपको कीबोर्ड वाले एग्जाम्पल से बताई थी। तो ये हमारे पास वेव फ्रंट्स की शेप रहेगी। ठीक है, आज की क्लास में हम कम टॉपिक कवर करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्लास पूरे चैप्टर की आज की है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आगे आने वाली क्लासेस से आप सब शायद जानते ही होंगे, अगर आप ये चैप्टर पढ़ चुके हैं पहले, अगर पढ़ा है तो, कि इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा आने के चांसेस
YDSC ही हैं, यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ही है। तो सबसे ज़्यादा चांसेस तो वो ही हैं उसमें, तो वो तो सबको पता है। आपके अगर प्री बोर्ड वगैरह हो गए हैं तो उसमें भी आपको पता है वो आया होगा। लेकिन ये वाली क्लास सबसे इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर ये ही नहीं आई तो ना आपको YDSC आने वाला है, ना आपको डिफ्रैक्शन आने वाला है। खैर पोलराइजेशन तो इस साल सिलेबस से हट गया, तो ये प्लेन वेव फ्रंट्स बनेंगे। लेकिन ये हो गए हमारे वेव फ्रंट्स, यानी अगर यहाँ से लाइट रे निकली तो यहाँ पहुंचे तो भी कितना फेज मिला, π/2 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 π/2। यहाँ पहुंचे तो पाए 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 पाए, ये सब पे पाए 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 मिल गया, है ना बेटा। और इन सारे पाए पाए को जोड़ के हमने बच्चों वेव फ्रंट बनाया। एक एक पाए पाए जोड़ी बच्चों हमने और वेव फ्रंट बनाया। क्या बात है बच्चों। और यहाँ पे आ गए तो कितना आ गया हमारे पास, मान लो 3π/2 3π/2 जो भी ऐसे करके, और ये तो हमारी लाइट है। लेकिन और कैसे वेव फ्रंट बन सकते हैं, जैसे कि मान लो बात करें कनकेव वेव फ्रंट्स। अब ये क्या होता है, बहुत ध्यान सुनना, ये एग्जाम में काफी बार आया है। ज्यादातर केसेस में वेव फ्रंट्स कनकेव और कन्वेक्स ही आते हैं, ठीक है जी। अब मान लो मेरे पास यहां पे एक कन्वेक्स लेंस है, ठीक है जी, और इस कन्वेक्स लेंस पे मैंने लाइट मारी। आप सब जानते हैं कि लाइट जो है वो एक पॉइंट पे जाके मिल जाएगी, ऐसा ही कुछ होता है। कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है। अब अगर मुझे इसके लिए वेव फ्रंट्स बनाने हो, रिफ्रैक्शन से पहले बनाने हो, रिफ्रैक्शन से पहले, तो वो तो प्लेन ही बनेंगे। क्यों? क्योंकि भैया रिफ्रैक्शन से पहले लाइट रेज है वो पैरेलल है, तो रिफ्रैक्शन से पहले जो वेव फ्रंट्स बनेंगे वो प्लेनर होंगे। लेकिन रिफ्रैक्शन के बाद मैं अगर इससे इसके रिस्पेक्ट से बात करता हूं, यहां पे आके लाइट मिल गई, तो आप ऐसा कह सकते हैं, देखो उल्टा समझ सकते हैं कि भैया लाइट रे ऐसे आके मिल रही है ना, तो फिर इस केस में वेव फ्रंट ऐसे बनेंगे। देखो इट इज जस्ट लाइक दिस ना यार, इससे ऐसे अगर लाइट निकली, ऐसे अगर लाइट निकलती है, आपको मैंने बताया था मन में आपको इमेजिन करना है कि ये वेव की फॉर्म में है ना। तो जब यहां से लाइट रे निकल रही है, ये लाइट रेस बाहर की तरफ जा रही हैं, तो ये ऐसे जा रही हैं, तो देखो यहाँ पे ऐसे वेव फ्रंट्स बनेंगे ना, बिल्कुल ऐसा ही होगा यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे लाइट रे आ रही है, बट इमेजिन करो अगर ये जा रही है तो ये पॉइंट सोर्स की तरह काम हो गया ये। और वेव फ्रंट्स वैसे तो पूरे स्फेरिकल बनते हैं, बट यहाँ पे फिलहाल इस शेप के बनेंगे। इधर से देखेंगे तो हाँ ये कन्वेक्स नजर आएंगे, इधर से देखेंगे तो कनकेव। हम इधर से देखते हैं तो इसलिए इसको मैं क्या कर देता हूँ नाम, आप कंफ्यूज ना हो जाएं। अगर आप इधर से देखो तो ये जो शेप है वो बाहर निकली हुई है, और ऐसी शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्स। तो कन्वेक्स वेव फ्रंट ही बोलेंगे इन्हें, ठीक है। और ऐसे ही अब आप समझ जाओ, अगर हम बात करें कनकेव वेव फ्रंट्स की, अब कनकेव वेव फ्रंट्स कब बनेंगे, ये हमारे पास एक कनकेव लेंस है और इसके ऊपर हम लोगों ने पैरेलल लाइट मारी। आप सब जानते हैं कि ये लाइट को फैला देता है। अब अगर मैं वेव फ्रंट्स बनाता हूं इससे पहले के लिए, तो वो तो प्लेनर ही बनेंगे यार, क्योंकि लाइट रे बिल्कुल ऐसे पैरेलल आ रही है ना। लेकिन अगर मुझे यहां के लिए वेव फ्रंट्स बनाने हो तो क्या वेव फ्रंट्स ऐसे कनकेव बनेंगे? क्यों? क्योंकि अगेन ये जो लाइट रे है वो ऐसे इमेजिन किया जा सकता है कि यहां से आ रही है, इस पॉइंट से आ रही है, तो बाहर निकल रही है, अगेन बाहर निकल रही है, तो कुछ इस तरीके का बिहेवियर दे रही है, और इस केस में हमें कनकेव वेव फ्रंट्स मिलेंगे। तो एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। इवन मुझे याद है अभी प्री बोर्ड हुए थे कुछ बच्चों के हमारी एकेडमी के, तो OSR में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके जो प्री बोर्ड्स हुए थे उनमें भी काफ़ी बच्चों के एग्ज़ाम में 1 मार्क में ये क्वेश्चन पूछा गया है। किसी के में कन्वेक्स पूछा गया, किसी में कनकेव। हाँ, एक आध बच्चे का ये पूछा जा सकता है, ये तो खैर बहुत कम चांसेस हैं। लेकिन सिलेंड्रिकल और प्लेन, तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं, या तो बोलते हैं कि ड्रॉ करो प्लेन वेव फ्रंट्स, या ड्रॉ करो स्फेरिकल, ड्रॉ करो सिलेंड्रिकल, या फिर कभी कभार ऐसे भी आते हैं कि अगर एक पॉइंट सोर्स से लाइट निकली तो वेव फ्रंट की शेप क्या होगी और उसको ड्रॉ करके बताओ। एक पैरेलल लाइट कन्वेक्स लेंस या कनकेव लेंस से पास हो गई तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो वेव आई, जो लाइट आई, उसके लिए वेव फ्रंट ड्रॉ करो। तो ऐसे करके सवाल आ सकते हैं, ठीक है जी। अगेन वेव फ्रंट क्या होता है,
उन सारे पॉइंट्स का लोकस जहाँ पे लाइट सेम फेज में क्या कर रही होती है, ऑसिलेट कर रही होती है, वाइब्रेट कर रही होती है। ठीक है जी, डन है मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब अगर मैं वेव फ्रंट्स के बारे में कुछ बातें आपसे करूं, जैसे कि पहली बात, बहुत सिंपल बातें होंगी, कहाँ पे लिख दें ये, यहीं लिख दें क्या पहले? हाँ चलो, आप यहाँ पे कुछ नोट के पॉइंट्स हम लोग लिख देते हैं या कुछ बातें कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऐसा कह लेते हैं ऑफ वेव फ्रंट्स, फिर वापस आ जाएंगे इस प्रिंसिपल पे, या फिर ये क्या लिखा हुआ है। चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फ्रंट। सबसे पहली बात, वेव फ्रंट की कुछ अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो पहली है कि लाइट या फिर वेव ऑलवेज मेक 90 डिग्री एंगल विद वेव फ्रंट्स। लाइट रे हमेशा वेव फ्रंट के साथ, यहां से लाइट रे निकलेगी तो 90 डिग्री एंगल बनाएगी। यहां तो साफ दिख रहा है 90 है, यहां पे भी हर एक एंगल कितना रहेगा, 90। यानी वेव फ्रंट्स हमेशा परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। लाइट हमेशा परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं वेव फ्रंट के रिस्पेक्ट में। वेव फ्रंट के रिस्पेक्ट में लाइट हमेशा कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। सेकेंड, जो कि सबसे ज्यादा मिसकंसेप्शनल पॉइंट है, और वो है टू वेव फ्रंट्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या दो वेव फ्रंट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं? ज्यादातर केसेस में जब ये सवाल मैं बच्चों से पूछता हूं तो बच्चे कहते हैं कि सर नहीं कर सकते, क्योंकि अगेन वो मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, उन सब की प्रॉपर्टीज पढ़ के आए, लेकिन उसका इससे क्या लेना देना। दो वेव फ्रंट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं, और अगर हम वहां तक पहुंचे तो आज ही मैं आपको दिखा दूंगा कि ऐसा हो सकता है कि दो वेव फ्रंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले सवाल ये उठता है कि क्यों नहीं कर सकते। आप सोच रहे हो कि यार एक वेव फ्रंट अगर दूसरे वेव फ्रंट से इंटरसेक्ट हो जाएगा तो जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट हो रहा है तो वहां पे क्या होगा? तो आंसर है क्या दो अलग अलग वेव फ्रंट्स के लिए फेज सेम हो जाएगा? आंसर है हाँ, बट वो अलग अलग रिफ्लेक्टेड वेव। देखो अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा जब तक मैं आपको ये वाला केस नहीं करा दूंगा, रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। जब हम यहाँ पे आएंगे, आप ऐसे शायद कुछ को पहले से पता हो, नहीं पता तो पता चल जाएगा कि वेव फ्रंट्स एक दूसरे को क्या कर सकते हैं बच्चों, इंटरसेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं इंटरसेक्ट कर सकते। तो ये वाला पॉइंट ध्यान देना, क्योंकि हम लोग कहीं कहीं बार ऐसे पॉइंट्स पढ़ चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, लेकिन उसका इससे एज सच को लेना देना नहीं है। एंड थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लाइट, और वी कैन से दैट वेव requires equal time to travel from one wavefront to another, from one wavefront to another, irrespective of the मीडियम। यानी कि लाइट को एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक पहुंचने में हमेशा जो समय लगता है, जो टाइम लगता है, वो सेम होता है। लाइट रे को एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक पहुंचने में जो समय लगता है, जो टाइम लगता है बच्चों, वो हमेशा इक्वल होता है, बराबर होता है। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, बट अभी मैं अगर आपको बोलूं कि लाइट रे को एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक जाने में जो समय लगेगा वो हमेशा सेम होगा। मतलब अगर देखो यार देखो, ये तो सिंपल सी बात है कि अगर वेव फ्रंट ऐसे हैं तो लाइट को अगर यहां से यहां जाने में 5 सेकंड लग रहे हैं तो फिर यहां से यहां भी 5 लगेंगे, 5 लगेंगे, 5 लगेंगे। आप कहोगे सर हाँ ये तो कॉमन सेंस है, क्योंकि यहाँ तो वेव फ्रंट्स एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, तो लाइट विल टेक सेम टाइम। ऐसे आप कहोगे यहाँ पे भी, ऐसे आप कहोगे यहाँ पे भी, ऐसे आप कहोगे यहाँ पे भी, बिकॉज ये सारे
वेव फ्रंट्स एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं, हर एक वेव फ्रंट हमने यहाँ पे पैरेलल बनाया है, इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन आगे जाके आप देखोगे कि ऐसे वेव फ्रंट भी बनेंगे अभी आप ये मत पूछो क्यों, लेकिन एक वेव फ्रंट ऐसा है और एक वेव फ्रंट ऐसा है ना, ऐसा है। अब यहाँ से मान लो लाइट ट्रेवल कर रही है और यहाँ से भी मान लो लाइट ट्रेवल कर रही है। अब आप कहोगे सर वहाँ पे लाइट कम समय लेगी जाने में और यहाँ पे ज़्यादा, बट ऐसा नहीं है। लाइट विल रिक्वायर सेम टाइम, लाइट विल एक्चुअली ट्रेवल फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू अनदर वेव फ्रंट इन इक्वल टाइम। बट ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ तो लाइट को कम चलना है तो टाइम भी कम लगना चाहिए, नहीं। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे मीडियम बदल गया हो, ये वाला जो मीडियम हो वो कुछ अलग मीडियम हो, रेयर मीडियम हो, है ना, और ये वाला मीडियम क्या हो, डेंसर। अब डेंसर में लाइट जो है वो धीरे चलती है, जिसकी वजह से अगर मान लो यहाँ से यहाँ पहुँचने में से 1 सेकंड लगा और यहाँ से यहाँ भी 1 सेकंड लगा, तो 1 सेकंड में डेंसर मीडियम में वो कम चल पाई और रेयर मीडियम में ज़्यादा चल गई, जिसकी वजह से वेव फ्रंट टेढ़े हो गए। और यही वाली मैं बात कर रहा था कि अगर मैं इनको आगे बढ़ाऊंगा तो इंटरसेक्ट तो हो ही जाएंगे। तो आपको समझने वाली बात यह है कि पहली बात तो वेव फ्रंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं, दूसरी बात ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा पैरेलल हो, एंड दैट इज़ वाई कई बार वो कम चल पाएगी वेव और कई बार ज़्यादा, लेकिन जो समय है वो हमेशा सेम लगेगा। टाइम जो है वो हमेशा सेम लगेगा जब एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक ट्रेवल कर रही होगी। इसको हम चाहें तो प्रूफ भी कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से, बट अभी हम नहीं करेंगे। आप ओमेगा 1 ओमेगा 2 यानी फ्रीक्वेंसी को इक्वेट कर दो। ओमेगा का फॉर्मूला थीटा बाय टाइम होता है, दोनों के लिए चेंज इन थीटा सेम है, जिसकी वजह से टाइम भी क्या हो जाएगा, सेम। बट एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक जाने के लिए जो समय लगता है वेव को, वो हमेशा बराबर होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वेव फ्रंट्स आपस में पैरेलल हैं नहीं है, कहीं से पास हैं कहीं से दूर है, किसी भी मीडियम में हो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये बस लाइन आपको याद रखनी है कि साउंड कह रहा हूँ, लाइट को और या किसी भी और वेव को एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक जाने में हमेशा सेम टाइम लगता है। ये बात आप भूलेंगे नहीं, हमेशा सेम टाइम लगता है, ठीक है जी। तो लाइट और वेव रिक्वायर्स इक्वल टाइम टू ट्रेवल फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू अनदर, इक्वल टाइम टू ट्रेवल फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू अनदर वेव फ्रंट, ठीक है जी, डन है। अब यहाँ पे इस चैप्टर का अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, शायद आप जानते ही होंगे फिर से, और वो है हाइगन्स प्रिंसिपल। अब हाइगन्स प्रिंसिपल, कई लोग इसे ह्यूजन प्रिंसिपल भी कहते हैं, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन ये प्रिंसिपल क्या कहता है, इस प्रिंसिपल को समझने में हमें अगेन थोड़े से एफर्ट, तो थोड़ा सा टाइम देना होगा, भले हम आगे ना बढ़ पाएं, लेकिन ये प्रिंसिपल हम आज ढंग से समझेंगे। अब हाइगन्स प्रिंसिपल क्या कहता है, वहां पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं पहले सुन लेते हैं इसको। यार देखो, इमेजिन करते हैं कि मेरे पास एक ब्लैक कलर का बॉक्स है और उस ब्लैक कलर के बॉक्स के अंदर एक लाइट, एक बल्ब रख दिया मैंने अंदर, जो कि आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि वो बॉक्स ब्लैक कलर का है, लेकिन उसके अंदर मैंने एक बल्ब रख दिया। ब्लैक कलर का बॉक्स हर तरफ से ब्लैक है, कवर्ड है, उसके अंदर एक छुपा के एक मैंने बल्ब रख दिया, आपको नहीं पता, ठीक है ना, वायरलेस बल्ब है, जला सकते हैं उसके अंदर। अब अगर मैं उस डब्बे पे मान लो 4 छेद कर दूं और काफी दूर रख दूं उसको, और उस डब्बे को ऑन करूं, उसके अंदर के बल्ब को ऑन करूं, और आप बहुत दूर बैठे बैठे उस डब्बे को देख रहे हैं, तो क्या मैं सही कह रहा हूं कि आपको ऐसा लगेगा कि वहां पे 4 लाइट के सोर्सेज है? क्या मैं सही कह रहा हूं कि आपको ऐसा लगेगा कि वहां पे लाइट 4 अलग अलग छेदों से, 4, आपको तो पता भी नहीं चलेगा ना वो छेद है, आपको लगेगा 4 एलईडी जल रही है छोटी छोटी, है ना। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपके पास एक डब्बा है ना, ये एक डब्बा है जिसकी शेप क्यूबॉइड जैसी है, उसके अंदर बल्ब है जो दिख नहीं रहा, मैंने क्या किया, उसके अंदर 4 छेद कर दिए, 5 छेद कर दिए, 6 छेद कर दिए, जितने भी कर दिए, और उस बल्ब को उस डब्बे को आपसे दूर रखा हुआ है, आप नहीं देख पा रहे हो, डब्बा भी नहीं दिख रहा है, छेद भी नहीं दिख रहे, लेकिन जैसे मैं इसे ऑन करूंगा, इस छेद से भी लाइट बाहर आएगी, इस छेद से भी बाहर आएगी, इससे भी बाहर आएगी, और आपको जितने भी छेद मैंने उस पर किए होंगे, लेट्स से 6, 7, 8, आपको लगेगा उतने छोटे छोटे लाइट के सोर्सेज वहां पे पड़े हुए हैं। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ, है ना।
बहुत पास जाओगे तो समझ जाओगे कि भैया वो तो डब्बा है, उसमें छेद है, लेकिन अगर दूर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि भैया हमारे पास तो 6-7 लाइट के सोर्सेज हैं। बस यही कुछ ऐसा ही कुछ कहता है हाइगन्स प्रिंसिपल। अब हाइगन्स प्रिंसिपल क्या कहता है? ये कहता है कि अगर हमारे पास एक सोर्स है लाइट का, अगर हमारे पास एक लाइट का क्या है, सोर्स है, तो उसके आसपास आपने वेव फ्रंट बनाए होंगे, चाहे वो कैसे भी हो, सोर्स पे डिपेंड करता है। पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल बनेंगे, प्लेनर बनेंगे, अगर प्लेन सोर्स है तो, लीनियर सोर्स है तो सिलेंड्रिकल बनेंगे, अभी बात की हमने। लेकिन जैसा भी सोर्स है उसके रिस्पेक्ट से क्या बनेंगे, वेव फ्रंट्स बनेंगे। और हाइगन्स प्रिंसिपल कहते हैं कि वेव फ्रंट पे हर एक पॉइंट, वेव फ्रंट पे हर एक पॉइंट विल एक्ट एज अ न्यू सोर्स ऑफ लाइट। यानी ये तो हमारे पास हमारा ओरिजिनल सोर्स था ही, लेकिन इसके वेव फ्रंट पे ये वाला, ये जो सारे पॉइंट्स हैं, दे विल एक्ट एज, दे कैन एक्ट एज न्यू सोर्स ऑफ लाइट, एंड उन सबको मिला के एक नया वेव फ्रंट बनेगा ना। फिर ये अपनी खुद की क्या निकालेंगे, वेव, ये अपनी खुद की क्या निकालेंगे, वेव, और वेव निकल के आगे जाएगी, आगे 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 जाएगी, और इन सारे अगेन दोबारा से एक वेव फ्रंट बनेगा, तो एक और वेव फ्रंट बन गया। फिर उस वेव फ्रंट पे भी हर एक पॉइंट विल एक्ट एज न्यू सोर्स ऑफ लाइट, और फिर वो भी एक नया वेव फ्रंट बनाएगा, और ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। इसको ऐसे समझ लो कि हमारे पास यहाँ पे एक लाइट का सोर्स था जो ऐसे करके यहाँ पे लाइट निकाल रहा था। मैंने इस वेव फ्रंट पे 2 पॉइंट्स ले लिए, कोई भी 2 पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट विल बिहेव एज न्यू सोर्स ऑफ लाइट, विल एक्ट एज न्यू सोर्स ऑफ लाइट। जैसे कि हमारे पास बल्ब तो एक ही था अंदर, लेकिन डब्बे में हमने छेद किया तो वो छेद नए सोर्स ऑफ लाइट की तरह काम करने लग गए। चलो मान लेते हैं इन दोनों, हालांकि इससे पहले भी बहुत कुछ हुआ होगा, लेकिन मान लेते हैं ये 2 हमारे पास सोर्स हैं। अब यहाँ से भी इनकी खुद की लाइटें निकलेगी, यहाँ से इसकी खुद की लाइटें निकलेगी। अब आप मान लो फिर से यहाँ पे ये भी तो इनके वेव फ्रंट्स हैं, इन पॉइंट्स को मिला दो तो ये एक नया, यानी एक लाइट का सोर्स बहुत सारे डायरेक्शन में वेव निकालेगा और वेव फ्रंट बनाएगा, और हर एक वेव फ्रंट पे हर एक पॉइंट एक नए सोर्स ऑफ लाइट की तरह काम करेगा, जो कि इमेजिनरी होगा। वो जो डब्बे में हमने 4 छेद किए थे, वो छेद एक्चुअल सोर्स ऑफ लाइट थोड़ी ना थे, वो तो बस हमें अपीयर हो रहे थे, वो तो हमें लग रहा था कि सोर्स ऑफ लाइट है, एक्चुअली में थोड़ी, वहां तो कोई सोर्स है ही नहीं, वो तो बस छेद है। ऐसे ही एक सोर्स के लिए जो हम वेव फ्रंट्स बनाते हैं, हर एक वेव फ्रंट पे हर एक पॉइंट एक नए सोर्स की तरह काम करता है, और उन सारे सोर्स को अगर हम मिला दे तो वेव फ्रंट बनेगा। फिर वो वेव फ्रंट आगे और वेव फ्रंट बनाएगा, और फिर वो वेव फ्रंट आगे और वेव फ्रंट बनाएगा, और ऐसे बच्चों चलता रहेगा। यानी अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल, हाइगन्स जी के हिसाब से ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव, यानी कि फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट। यानी हर एक पॉइंट वेव फ्रंट पे, ईच पॉइंट, अब देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन अ वेव फ्रंट, ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव्स, यानी कि वो अपने खुद की वेव्स बनाएगा, जिनको हम सेकेंडरी वेव्स कह रहे हैं, क्योंकि वो भी तो एक सोर्स ऑफ लाइट है, विच एड अप टू गिव वेव फ्रंट एट एनी लेटर टाइम, और उनको अगर हम ऐड कर दें तो वो हमें नए वेव फ्रंट्स बना के देंगे आगे। यानी एक लाइट के सोर्स से जो वेव फ्रंट बने उस पर हर एक पॉइंट एक नया सोर्स, फिर उससे जो नई वेव निकली उसके वेव फ्रंट पे हर एक पॉइंट एक नया सोर्स, और ऐसे करते करते वेव फ्रंट्स आगे बढ़ते चले जाएंगे और लाइट आगे बढ़ती चली जाएगी। लेकिन दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशंस, यानी अगर आपको हाइगन्स प्रिंसिपल पढ़ना है तो कुछ बातें आपको एज्यूम करके चलनी है। पहली, ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट एज फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट, जो कि ऊपर ही लिखा हुआ है कि हर एक पॉइंट को आपको मान के चलना है वेव फ्रंट पे कि वो एक नए सोर्स ऑफ लाइट की तरह काम करेगा, ईच एंड एवरी पॉइंट। द सेकेंडरी वेवलेट स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि वेव फ्रंट हर पॉसिबल डायरेक्शन में जाएंगे जहां जहां लाइट जा रही है, और वो किस स्पीड से आगे बढ़ेंगे, जिस स्पीड से लाइट बढ़ेगी। ये तो ऑब्वियस है, जिस स्पीड से लाइट बढ़ेगी वेव फ्रंट उसी स्पीड से आगे चलेंगे। और लाइट किससे चलती है, तो आंसर है स्पीड ऑफ लाइट से।
जिसकी वैल्यू एयर में या वैक्यूम में 3 इंटू में 10 की पावर 8 होती है, अलग अलग मीडियम में अलग अलग है। ग्लास में अगर 2 इंटू में 10 की पावर 8 है तो फिर लाइट वहां पे 2 इंटू में 10 की पावर 8 से चलेगी, और अगर वो 2 इंटू में 10 की पावर 8 से चली तो फिर वेव फ्रंट्स भी 2 इंटू में 10 की पावर 8 से चलेंगे। यानी कहने का मतलब है जिस स्पीड से आपकी क्या चल रही है, लाइट चल रही है, जिस स्पीड से आपकी वेव चल रही है एक गिवन मीडियम में, पानी में अलग है, ग्लास में अलग है, तो उतनी ही स्पीड से आपके वेव फ्रंट्स भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आपके वेव फ्रंट्स भी आगे बच्चों चलेंगे। यस और नो? तो आंसर है यस। तो वेव फ्रंट पे हर एक पॉइंट कैन एक्ट एज न्यू सोर्स ऑफ लाइट, आपको मानना है, और वेव फ्रंट हर पॉसिबल डायरेक्शन में चलेंगे, जिससे कि हम ये हाइगन्स प्रिंसिपल पढ़ सकते हैं, जो कि कहता है कि हर एक पॉइंट ऑन वेव फ्रंट विल प्रोड्यूस सेकेंडरी वेव्स, जिनको अगर हम जोड़ दें, उनको अगर हम पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करें तो उनको जोड़ने से एक नया वेव फ्रंट बनेगा, और ऐसे चलते चलते आगे और वेव फ्रंट बनते चले जाएंगे। ठीक है जी। यानी ये लाइट का सोर्स है, इसने लाइट बनाई, इस पॉइंट पे ये 2 पॉइंट लिए, ये अपने लाइट निकालेंगे, ये अपनी लाइट निकालेंगे, है ना। अब अगेन यहाँ से इस पॉइंट को जोड़ दिया, ये नया सोर्स बना सकता हूँ, ये अपनी लाइट निकालेंगे, और ऐसे से बच्चों चलता रहेगा। यानी हर एक पॉइंट विल एक्ट एज न्यू सोर्स ऑफ लाइट ऑन वेव फ्रंट। ये बात है जी। ठीक है जी, डन है। तो ये हुआ हमारे पास हाइगन्स प्रिंसिपल। अब हाइगन्स प्रिंसिपल के बाद हमारे पास यहाँ पे ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। इंपॉर्टेंट तो वैसे कॉमन सेंस के ऊपर बेस्ड भी है ये सवाल, कि नो बैकवर्ड वेव फ्रंट इज पॉसिबल, यानी दुनिया में कभी भी बैकवर्ड वेव फ्रंट पॉसिबल नहीं होंगे। बैकवर्ड वेव फ्रंट का मतलब क्या है? कॉमन सेंस के बिहाफ पे बात करें तो ये हमारे पास अगर क्या है, एक लाइट का सोर्स है, अगर ये हमारे पास एक क्या है, लाइट का सोर्स है, तो ये लाइट का सोर्स लाइट निकालेगा आगे, तो वेव फ्रंट बना यहाँ, इसके बाद अगला वेव फ्रंट बनेगा यहाँ, इसके बाद अगला वेव फ्रंट बनेगा यहाँ, लेकिन जो अगला होगा वो इसके पीछे नहीं बन सकता, आगे ही जाएंगे, क्योंकि लाइट विल प्रोपोगेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और जिस डायरेक्शन में लाइट बनती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, उसी डायरेक्शन में क्या बनेगा, वेव फ्रंट। यानी वेव फ्रंट्स बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं बन सकते, जहां लाइट जा रही है उससे उल्टी डायरेक्शन में वेव फ्रंट्स बच्चों नहीं बन सकते, है ना। तो वेव फ्रंट बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं बन सकते। अच्छा, अब इसके लिए ये भी ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल, या अकॉर्डिंग टू हाइगन्स तो नहीं, हाइगन जी ने हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला भी दिया था बच्चों, हाइगन जी ने हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया था, और वो फॉर्मूला क्या था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव फ्रंट। ये फॉर्मूला आपको डिराइव वगैरह कुछ नहीं करना, बस याद कर लेना है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव फ्रंट, जिसको हम y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने उसका डिस्प्लेसमेंट दिया, यानी वेव फ्रंट्स का डिस्प्लेसमेंट दिया 1 + cos थीटा। यानी उन्होंने कहा जो भी वेव फ्रंट्स हैं जब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे चलेंगे, या जब वो चलेंगे, फॉरवर्ड तो छोड़ दो, जब वो चलेंगे तो उनका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा, 1 + cos थीटा के बराबर होगा। वो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा, 1 + cos थीटा के। इससे क्या साबित होता है, ऐसा कह दें, एज cos थीटा की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है, कि भाई इससे नीचे जाएगी ही नहीं, वो क्या होगी, -1। तो y की जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, अगर cos थीटा की मिनिमम वैल्यू भी मैं पुट कर देता हूँ तो आंसर 0 आ जाएगा। तो क्या ऐसा कह दें कि जो y है वो हमेशा 0 से बड़ा या फिर उसके बराबर होगा, यानी y कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, और अगर y नेगेटिव नहीं हो सकता तो नो बैकवर्ड वेव फ्रंट्स कैन बी पॉसिबल। बच्चों, अगर वेव फ्रंट्स का डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, अगर वो आ रहा है हमेशा पॉजिटिव या हद से ज़्यादा 0, कभी नेगेटिव नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि वेव फ्रंट्स हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेंगे, वेव फ्रंट्स हमेशा एक सोर्स से फॉरवर्ड डायरेक्शन में निकलेंगे और आगे जाएंगे। यस और नो बच्चों? तो इस तरीके से हम बात करेंगे कि वेव फ्रंट हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं। डन है बच्चों? ठीक है ना। तो वेव फ्रंट क्या है,
उन सारे पॉइंट्स का इंटीग्रेशन जहां पे लाइट सेम फेज में वाइब्रेट कर रही है। वेव फ्रंट के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी, हमेशा लाइट परपेंडिकुलर, एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट पर जाएंगे तो लाइट हमेशा सेम टाइम लेगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहे वो किसी भी मीडियम में हो। फिर हमने हाइगन्स प्रिंसिपल पढ़ा जो कि कहता है कि हर एक वेव फ्रंट पे एक पॉइंट कैन एक्ट एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, और उन सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट से फिर आगे फर्दर वेव फ्रंट्स बनेंगे। उसको पढ़ने के लिए दो एजम्पशन हमने मानी। पहली, हर एक पॉइंट वेव फ्रंट पे कैन प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट एंड हेंस कैन एक्ट एज सेकेंडरी सोर्स। फिर हमने पढ़ा कि लाइट हर पॉसिबल डायरेक्शन में जाएगी, जिसकी वजह से वेव फ्रंट्स भी हर पॉसिबल डायरेक्शन में जाएंगे और उतनी स्पीड से जाएंगे जिस स्पीड से लाइट जा रही है। फिर हमने पढ़ा कि हाइगन्स जी ने कहा कि नो बैकवर्ड वेव फ्रंट्स कैन बी पॉसिबल, वेव फ्रंट्स बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं बन सकते, और फिर ये तो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी ही। ठीक है जी। अब मैं आपको आज का आखिरी काम की तरफ अगर हम लोग चले, जो कि आज का लास्ट काम है, वो क्या है बच्चों? वो है रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। इसका मतलब क्या है यार? देखो, हम लोग जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 6th या 7th क्लास से ये पढ़ना शुरू कर चुके हैं कि जब लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। जहाँ तक मुझे याद है 7, हालांकि मैं 9 से पढ़ाता हूँ बच्चों को, लेकिन मैंने 7 की किताबों में देखा है, और बहुत पहले मैं 7 को पढ़ाता था, तो वहाँ पे बेसिक लेवल पे ये बातें लिखी होती हैं। कई जगहों पे साउंड चैप्टर में भी, क्योंकि ये लॉ फॉलो होते हैं, तो साउंड के रिस्पेक्ट से लिखा होता है, कईयों में लाइट के रिस्पेक्ट से। लेकिन 7th 8th या एटलीस्ट 9th से तो साउंड से हमने पढ़ना शुरू कर दिया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन कमाल की बात यह है, हमने आज तक उसे कभी प्रूव नहीं किया है, और हमने इसको पूरे रे ऑप्टिक्स में भी यूज़ किया। लगभग पूरे रे ऑप्टिक्स में एंगल आई, एंगल आर, रिफ्लेक्शन, चलो वो तो डिलीट हो गया था, लेकिन हमने इसको 10th में रिफ्लेक्शन में कितना यूज़ किया। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं जब हम बहुत छोटे थे, लेकिन आज तक हमने इसको डिराइव नहीं किया। आज तक हम ये प्रूव नहीं कर पाए कि यार ये कैसे हो रहा है कि एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर है। और कमाल की बात यह है कि जो पार्टिकल बिहेवियर है यानी कि रिफ्लेक्शन, उसका प्रूफ हमें वेव नेचर यानी वेव थ्योरी से मिला। तो यहाँ पे आज हम लोग प्रूफ करेंगे, एक छोटी सी डेरिवेशन करेंगे, ज़्यादा मेहनत नहीं करूँगा उस पर, एक छोटी सी क्या करेंगे डेरिवेशन, और फिर हम उससे आज ये सीख जाएंगे कि एंगल आई एंगल आर के बराबर कैसे होता है। लेकिन सारा का सारा खेल जो है बच्चों वो डायग्राम का है, यहाँ पे ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमारे पास एक थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा हमें। यहाँ पे हमारे पास एक पॉलिश्ड सरफेस है, ये हमारे पास एक पॉलिश्ड सरफेस है। अगेन इसका डायग्राम बना बनाया भी चिपकाया जा सकता है, पर मज़ा नहीं आएगा। ये हमारे पास एक पॉलिश्ड सरफेस है, यानी कि कोई शाइनी सरफेस है यार, मिरर समझ लो यार, और इसके ऊपर लाइट गिर रही है, ये लाइट गिरी है ना, पैरेलल लाइट रे इसके ऊपर गिर गई। अब लाइट गिरने के बाद रिफ्लेक्ट करेगी ना, लाइट गिरने के बाद क्या करेगी? रिफ्लेक्ट। लाइट गिरने के बाद क्या करेगी? रिफ्लेक्ट। ये लाइट रे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है जी, डन है। यहां पे ये नॉर्मल बन जाएगा और ये भी नॉर्मल बन जाएगा। अब ये एंगल जो होगा वो एंगल आई कहलाया जाता है, और ये आर है। बात एक ही है, इसको मैं आर दे दूं बिकॉज ये दोनों लाइट रे पैरेलल हैं, तो ये एंगल आई है या आर है। मैं इसको आर इसलिए नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज डायग्राम बहुत कन्फ्यूजन वाला होने वाला है अभी, तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। लेकिन बात एक ही है, ये आई है तो ये आर है, ये आई है तो ये आर, और दोनों लाइटें पैरेलल है। अच्छा, आई आर के बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है। अभी तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं ये जो इंसिडेंट रे है उसके लिए वेव फ्रंट्स बनाऊंगा। ये जो इंसिडेंट रे मैंने बनाई है, इंसिडेंट रे, इसके लिए मैं वेव फ्रंट्स बनाऊंगा। और ऐसे ही ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसके लिए भी मैं वेव फ्रंट्स बनाऊंगा। एंड वेव फ्रंट बनाने के लिए यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं, ब्लू से दिख जाएगा क्या? थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे, चलो ठीक है। अब मैं इंसिडेंट रे के लिए वेव फ्रंट्स बनाने जा रहा हूँ। तो इंसिडेंट रे के लिए वेव फ्रंट यहाँ से निकलेगा और यहाँ जाएगा, और वो आपस में इन दोनों लाइट रे के परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। तो ये हमारे पास हो गया वेव फ्रंट।
ये जो ब्लू कलर से हमने दिखा रहे हैं हम, ये हमारे पास बच्चों क्या हो गया, एक वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट किसके लिए है? आंसर है ये इंसिडेंट रे के लिए वेव फ्रंट है। ऐसे ही रिफ्लेक्टेड वेव के लिए यहां से यहां का ये बन गया हमारे पास वेव फ्रंट। ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड, ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड वेव के लिए, जो रिफ्लेक्टेड वेव है इसको एक बार थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं ताकि डायग्राम थोड़ा सा हमें सिमेट्रिक लगे, है ना। क्या बात है भाई, चलिए थोड़ा सा सिमेट्रिक लगे, यहां से बनाते हैं। यस, ओहो, एक तो इसमें अंडू का ऑप्शन होना चाहिए यार, मेरे हिसाब से कुछ करते हैं, मैक्स हब वालों को फोन मिलाते हैं, अंडू का ऑप्शन डालो, इसमें होना तो चाहिए यार। चलो यहां से हम अगर बनाते हैं, ये थोड़ा सा ऊपर कर दिया मैंने ताकि सिमेट्रिक सा लगे ये, और ये हमारे पास हो गया वेव फ्रंट फॉर रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे के लिए वेव फ्रंट हो गया। ये ऐसे रे आ रही थी तो उसके लिए वेव फ्रंट ये ऐसे रिफ्लेक्टेड जा रही थी उसके लिए वेव फ्रंट ये। अब हमें बेटा नामकरण यानी कि इसको नेमिंग करनी है और उसके बाद हमें छोटी सी डेरिवेशन जो है वो शुरू कर देनी है। चलिए सबसे पहले इसको बोल देते हैं लेट से ए, इसको बोल देते हैं बी, इस वाले पॉइंट को जहाँ पे लाइट रे इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसको बोल देते हैं सी, इस वाले पॉइंट को बोल देते हैं हम लोग एक्स और इसको बोल देते हैं वाई। ठीक है, अब देखो मेरा प्लान क्या है, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि हम मतलब हमें करना तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर है, डायग्राम का खेल है सारा, दोबारा बोल रहा हूँ, ये एंगल आई है। अब जो मैं बोलूंगा उसको ध्यान सुनना, क्या ऐसा कहते हैं कि ये एक्स ए और यहाँ से जो ये एंगल है, ये एक्स ए और ये वाला जो एंगल है वो 90 है ना। ऐसे ही नॉर्मल से ए बी वाला एंगल ये भी 90 है, यानी नॉर्मल से ए बी एंगल 90, एक्स ए से ये 90, तो ये वाला एंगल उसमें कॉमन आ गया, ये हो गया 90, ये हो गया 90, ये वाला एंगल कॉमन आ गया, तो ये पूरा जो एंगल है वो एंगल आई हो गया, वो एंगल आई हो गया। रिपीट कर देता हूँ, ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 90, तो इतना हिस्सा कॉमन आ गया, तो ये अगर आई है तो ये भी आई हो गया। ऐसे ही नॉर्मल से लेके बी ए 90 और वाई बी से लेके ये 90, तो ये वाला एंगल कॉमन हो गया, तो ये वाला एंगल आर आ गया। अब मेरा प्लान क्या है, मैं बात करना चाह रहा हूं इन ट्रायंगल। बेटा सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा कंसिडरेशंस वगैरह लिखनी होती हैं, अगेन फिर तो यार हमारा हो गया सिलेबस खत्म अगर मैं आपको कंसिडरेशन भी लिखवाऊंगा, लेकिन कंसिडरेशन लिखनी होती है। लेट अस टेक टू पैरेलल लाइट रेज which incident on a polished surface and after reflection they remain parallel. AX is the wave front for incident ray, YB is the wave front for reflected ray। ऐसे करके थोड़े बहुत कंसिडरेशन लिख देने होते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अब मेरा मकसद क्या, एंगल आई और एंगल आर को बराबर प्रूफ करना। अभी तो मैंने सिर्फ मैथ्स यूज किया और अभी भी मैथ्स ही यूज होगी, पूरे में साइंस इस सिर्फ एक ही छोटी सी जगह पे इसके डेरिवेशन में। चलो अब मुझे बताओ, एक जो ट्राइंगल है हमारे पास ए एक्स बी, एक ट्राइंगल हम ले रहे हैं इन ट्राइंगल ए एक्स बी एंड हम एक ए एक्स बी के बाद ले रहे हैं बी वाई ए, ट्राइंगल बी वाई ए। देखो अगर मैंने किसी भी तरीके, पहले तो आप इन दोनों ट्राइंगल्स को ढंग से इस डायग्राम में देख लो कहाँ है, ए एक्स बी और बी वाई ए, ये दोनों ट्राइंगल आपने देख लिए। अब अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दूं तो भाई बाय सीपीसीटी बाकी सारे इनके पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे, यानी आई और आर भी बराबर हो जाएंगे। तो पहले मैं इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कैसे प्रूफ करूं, सबसे पहले ए बी इज इक्वल टू बी ए, क्योंकि वो दोनों में कॉमन है। इस ट्राइंगल में भी ए बी और इस ट्राइंगल में बी ए दोनों में कॉमन है, तो वो तो बराबर हो ही गए। अगला एंगल ए एक्स बी बराबर होगा एंगल बी वाई ए के। कैसे भाई, ईच 90 डिग्री। अरे यार वेव फ्रंट कितना एंगल बनाता है, 90। एंगल ए एक्स बी ये एंगल 90 है
और एंगल बी वाई ए, ये एंगल भी 90 है। कैसे भाई? अरे कैसे मतलब क्या? ईच 90, दोनों 90 डिग्री है। वेव फ्रंट हमेशा 90 डिग्री का एंगल लाइट रे के साथ बनाता है। अब जो थर्ड चीज है वो सबसे इंटरेस्टिंग है, जहां पे हमारी थोड़ी सी फिजिक्स लगेगी। वो क्या है? ध्यान सुनना। अगर मैं लिख दूं कि एक्स बी बराबर है ए वाई या वाई ए के, मैं कह रहा हूं एक्स से लेके बी और वाई से लेके ए अगर बराबर हैं, तो क्या कारण यहां पे आप देना चाहोगे? मतलब मैं तो लिख तो दिया बराबर है, बट क्यों बराबर है? एक्स बी यानी एक्स से लेके बी तक और वाई से लेके ए तक, ये बराबर क्यों है? आओ समझें। सबसे पहले समझो एक्स बी क्या है। एक्स बी है जब वेव चल रही है एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक। देखो एक्स बी में वो इस वाले वेव फ्रंट से शुरू हुई और दूसरे वाले वेव फ्रंट तक गई। सेम वाई ए के साथ भी है, शुरुआत हुई एक वेव फ्रंट से और वो गई कहां? दूसरे वेव फ्रंट तक, और वो दोनों वेव फ्रंट सेम है। और जब लाइट रे ट्रेवल करती है फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू अनदर वेव फ्रंट, बोथ आर इक्वल टू। सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान सुनना, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? मैं हटा दूंगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू में टाइम। दोनों एक ही मीडियम में, लेट्स से एयर, तो दोनों के लिए वेलोसिटी सेम होगी। और हमने आपको पीछे पढ़ाया था अभी कि लाइट रे हमेशा सेम टाइम कवर करेगी जब वो ट्रेवल करेगी फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू अनदर, इररिस्पेक्टिव वो कौन से मीडियम में है। तो अगर लाइट रे एक्स से बी जा रही है यानी एक वेव फ्रंट से दूसरे, और ए से वाई जा रही है तो भी एक वेव फ्रंट से दूसरे, तो दोनों केसेस में जो टाइम लगेगा सेम होगा। अब आपकी वेलोसिटी भी सेम है और टाइम भी अगर सेम है तो आप बता ही सकते हो यार कि आपका डिस्टेंस भी सेम हो जाएगा। इसका मतलब है कि भाई ये दोनों डिस्टेंस बराबर हो गए, बोथ आर इक्वल्स टू वी टी, क्योंकि दोनों के लिए v यानी वेलोसिटी और t यानी कि टाइम इक्वल है, तो दोनों हो गए बराबर। अब अगर ऐसा है तो आप कैसा कह सकते हो कि ट्राइंगल ए एक्स बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल बी वाई ए के। बच्चों वाली बात है पूछना बाय RHS, राइट एंगल ट्राइंगल, हाइपोटेन्यूज और साइज। अब अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ऐसा कह सकते हैं कि एंगल कौन सा बच्चों? एक्स ए बी, एंगल एक्स ए बी बराबर हो जाएगा वाई बी ए के, बराबर हो जाएगा वाई बी ए के। और एक्स ए बी कौन है? एंगल आई है। और वाई बी ए कौन है? एंगल आर है। तो बच्चों मुबारक हो, आज तक जिस फॉर्मूले को अपनी लाइफ में 50-100 बार से ऊपर ज़्यादा मैंने इस्तेमाल कर लिया होगा, 1-2 साल 3 साल 4 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आज तक प्रूव नहीं कर पाए थे, तो आज हमने वेव थ्योरी, हाइगन्स प्रिंसिपल, वेव फ्रंट की पढ़ाई लगा के उससे आज हमने प्रूव भी कर दिया है। डन है बच्चों? तो ये हमारा खेल है। अब अगली क्लास में हम आते ही क्या कर रहे हैं? अगले लेक्चर में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम अगले लेक्चर का होगा स्नेल्स लॉ को प्रूफ करना, यानी कि साइन आई बाय साइन आर कांस्टेंट होता है, इसको प्रूफ करना। अब अगेन ये भी हम लोग 2 साल से पढ़ रहे हैं, 10th में पढ़ा, कई बच्चों ने 8th में पढ़ा था, लेकिन ज़्यादातर बच्चों ने 10th में पढ़ा CBSE वालों ने, और उसके बाद हमने इसको 12th में भी रे ऑप्टिक्स में कितना यूज़ किया भी, साइन आई बाय साइन आर कांस्टेंट, साइन आई बाय साइन आर वेलोसिटी का रेशो, कितनी बार, लेकिन इसको हमने आज तक डिराइव नहीं किया। हम अगले क्लास में इसको आते ही डिराइव करेंगे। उसके बाद इंटरफेरेंस के ऊपर बात करेंगे, ब्राइट डार्क कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, थोड़ा बहुत कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्स। फिर जो थर्ड लेक्चर होगा जो कि अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पॉर्टेंट होगा, जहाँ पे हम YDSC यानी कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करेंगे। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाला लेक्चर शायद मैं थोड़ा सा बड़ा शूट करूँगा, क्योंकि एक ही लेक्चर में उससे हम शुरू करेंगे तो ख़त्म भी करना ही होगा। ऑफलाइन में तो उसको हम 2-3 क्लास में कराते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर वो फ्लो टूट जाएगा, तो उसको चाहे हमें एक लेक्चर 2 घंटे का शूट करना पड़े, लेकिन हम उसको एक ही लेक्चर में शुरू करके उसी में ख़त्म भी कर देंगे। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और सबसे ज़्यादा मुश्किल भी ये लगता है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखते रहें। और बाकी आगे के चैप्टर ज़्यादा मुश्किल और ज़्यादा बड़े है भी नहीं, मेन रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स का ही पंगा आता है। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, टाटा, सी यू।